और आप लोग जीटी वाले 100% बेफिक्र रहिए, आपको ये 15 मिनट आपको 2 घंटे के बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। से गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, तो आपको बता दें गौतम बुद्ध के बारे में 4-5 पॉइंट आपको पेपर में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। जैसे इनकी बौद्ध संगतियाँ कितनी होती है, बौद्ध संगतियाँ 4 होती हैं, जो कि पेपर में आता ही आता है। प्रथम बौद्ध संगति 4 से 83, फिर 3 से 83, फिर 2 से 55, फिर प्रथम सदी। अब ये पूछता है कि ये कब कब हुआ है, यानी किन किन राजाओं के समय हुआ। पहला बौद्ध संगति जो होता है 4 से 83 वाला आपका, उसमें अजातशत्रु था, फिर कालाशोक था, फिर अशोक था, फिर कनिष्क यानी द्वितीय अशोक था। अब इसका पूछता है इसमें अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष में पहले पर अगर प्रथम बौद्ध संगति जब होती है उसमें महाकश्यप, फिर दूसरे पर शाबक मीर, फिर तीसरे का मौखली पुनिस। उसके बाद कौन है, उसमें 2 हैं, किसमें, तृतीय में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। वसुमित्र क्या है, अध्यक्ष है। अश्वघोष क्या है, उपाध्यक्ष है। ये अध्यक्ष हो गया और उपाध्यक्ष। अब ये पूछता है कि किन किन स्थानों पर होता है, तो प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगीर में होता है, और द्वितीय बौद्ध संगति आपका वैशाली में होता है, तृतीय बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में होता है, फिर चतुर्थ क्या होता है, कुंडलवन यानी कश्मीर में। ये 4 बौद्ध संगतियां आपको याद करने की जरूरत है और याद करके ही पेपर में जाइएगा। इसके अलावा जो भी प्रश्न बनते हैं आपका दिखाते हैं। ये पूछता है जन्म, यानी पहले आपका देखिए कुशीनगर दिया है, कुशीनगर से आपका बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ इनका महापरिनिर्वाण होता है, यानी इनकी यहाँ डेथ होती है। अब सारनाथ देखिए, सारनाथ में क्या होता है, ये उपदेश पहला उपदेश देते हैं। इनको उपदेश कहाँ, यानी इनको ज्ञान को कहाँ प्राप्त होता है, इनको ज्ञान बोध ज्ञान प्राप्त होता है वैशाख में पीपल वृक्ष के नीचे, फाल्गु नदी या निरंजना नदी के नीचे इनको क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और इन्होंने पहला ज्ञान कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। इसके बाद गया है क्या, बोध गया। बोध ज्ञान क्या, इनको ज्ञान को प्राप्ति होती है। और लुम्बिनी में इनका क्या होता है, इनका डेथ, इनका जन्म होता है। क्या होता है, जन्म। कब, 563 BC में इनका जन्म होता है। इनकी बचपन का नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ नाम है। इनकी पिता का नाम सुद्धोधन है। और महामाया इनकी क्या होती है, माता होती है। प्रजापति गौतमी इनकी क्या करती है, पालन पोषण करती है। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी माता की मृत्यु हो जाने की वजह से प्रजापति गौतमी इनकी क्या करती है, पालन पोषण करती है। इन्होंने त्रिरत्न दिया है। कौन कौन त्रिरत्न दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध संघ धम्म, ये इनके त्रिरत्न है। इसमें आपका सही क्या होगा, यानी लुम्बिनी। इनका जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में। बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश धर्म कहाँ दिया, जैसा आपको बता चुके हैं कि इनका पहला उपदेश कहाँ गया, सारनाथ में। ज्यादा हम आपको यहाँ पर ज्ञान नहीं देंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करवाएंगे, जिससे कि आपके पेपर में आपके पास भी समय बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का भी इसमें प्रयास न करिए, क्योंकि पेपर में आपके बहुत ही वन लाइनर प्रश्न पूछता है, डिटेल में नहीं पूछता है। तो क्या देखते हैं, सारनाथ में इनका पहला उपदेश होता है। इसके बाद हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। अब दिया है इसमें नवपाषाण काल, लौह, उसके बाद कांस्य युगीन और पूरा पाषाण। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको मोटी मोटा इतना तो याद होना चाहिए, ये किस प्रकार की सभ्यता थी। ये शहरी सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग कांसा और कपास से परिचित थे, और ये लोग किसी नहीं अपरिचित थे, अपरिचित लोहा और तलवार से अपरिचित थे। यह एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि इसकी पहली जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मेसन ने दिया, और कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया, और मार्शल ने नामकरण किया, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करते हैं। किस सन में खुदाई करते हैं, 19 से 21 में, डेट याद करते रहिएगा। अच्छा, ये किस प्रकार की आकृति में था, त्रिभुजाकार। इसकी लिप कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। अच्छा, यहाँ की मोहर कैसा था, सेल गढ़िया यानी लाल था। इस मोहर पर किसका चित्र था, नोट करिएगा आप लोग। मोहर पर बैल का चित्र था, किसका, बैल का चित्र था, और गाय प्लस शेर का नहीं, शेर का नहीं, इसका चित्र नहीं था, बैल का चित्र था। आप लोग इतना याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हड़प्पा हम देखते हैं 19 से 21 में, दयाराम साहनी खुदाई करते हैं। किस नदी पर, रावी नदी पर। कहाँ पर पाया जाता है, पाकिस्तान में। यहाँ पूछता है क्या, यहाँ किस इस स्थान में क्या क्या पाया गया है। जैसे कि हड़प्पा में आपका पाया गया है कुम्हार का चाक, श्रम आवास, क्या पाया गया, श्रम आवास, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37, ओखली, एक श्रृंगी जानवर, ये सब पाया गया है। ये सब पूछता है, और इससे ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा मत पढ़िए। जैसे आपका जितना पेपर में आएगा उतना हम बता चुके हैं। अब देखिए प्रश्न में चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो नवपाषाण काल से कोई मतलब नहीं है। लौह, ये क्या थी, ये आर्य के समय थी, ये नहीं है आपका। कांस्य युगीन है, ठीक है।
तो आपका सही क्या होगा, कास्ययुगीन। यहाँ कपास और कांसा से परिचित थे, लोहा तलवार से अपरिचित थे। हम देखते हैं अब सिंधु पर। सिंधु घाट के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ इनका व्यवसाय क्या था? कृषि था। और व्यापार क्या करते? व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ये व्यापार कहाँ से करते थे? ईरान से ये लोग व्यापार करते थे। हम यहाँ देखते हैं क्या शिकार करते थे? नहीं। व्यापार नहीं। इनके कह रहा है कि मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। इसके बाद हम चलते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और जादू टोना अर्थवेद से, जानते हैं। और संगीत कहाँ से? सामवेद से। आपका सही क्या होगा? साम ऋग्वेद से। ठीक, हम चलते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ क्या है? अभी आपको बताए हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म किसे, त्रिपिटक किससे संबंधित है? धार्मिक से। अब हम ये सारे प्रश्न देख चुके हैं। इसके बाद एक बार और देखते हैं, बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आप जान गए, लुम्बिनी में हुआ 563 BC में। फिर बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म यानी संदेश कहाँ दिया है? जो कि सारनाथ में दिया है। फिर हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यानी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लोहा और तलवार से अपरिचित थे। इसके बाद हम देखते हैं, सिंधु घाट के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो कि कृषि था, आप लोग जानते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अर्थवेद से जादू टोना हो गया। संगीत का हो गया? सामवेद हो गया। आपका सही क्या होगा? ऋग्वेद। इसके बाद देखते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है या नहीं? तो बौद्ध धर्म से धार्मिक ग्रंथ है, ये है। इसके बाद हम आगे प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का नहीं है, यानी इनमें से बताइए कौन सा राजा मौर्य वंश के नहीं थे? तो पहले ऑप्शन कह दिया है अजात शत्रु, दूसरे पर बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो अजात शत्रु क्या आपको लग रहा है कि किसके मौर्य वंश के थे? आपको मालूम होना चाहिए, नहीं है। बिंदुसार तो मौर्य वंश के थे। क्यों? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बने थे राजा? बिंदुसार के बाद अशोक के बाद इस तरह से बनते चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आते हैं बिंदुसार, एक बिंबिसार है। एक बिंबिसार किसमें है? हर्यक वंश में है। तो आपको ध्यान देना है, अगर बिंबिसार है और बिंदुसार है तो बिंदुसार मौर्य वंश से है। इसमें कौन होगा? इसमें से अजातशत्रु होगा। आपका बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये है। आपको उसके बाद अशोक आते हैं, उसके बाद सुसीम आते हैं, फिर बृहदत्त रहता है। इस तरह से मौर्य वंश के राजा हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है। इसके बाद देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो ऑप्शन देखिए, आपका कौटिल्य दिया है। कौटिल्य के बारे में आप क्या जानते हैं? कौटिल्य किनको कहते हैं? चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, इन्हीं को ही विष्णु गुप्त कहते हैं। इनके द्वारा लिखित पुस्तक एक है, उस पुस्तक का आप लोग नाम याद रखिए या बताइएगा। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर एक थल सेना अधिकारी था। ठीक है, इनकी पुत्री कौन है? हेलन, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हार जाने के कारण ये अपनी बेटी से उनकी शादी कर देते हैं। इसके बाद जब मेगास्थनीज आता है, तो जब मेगास्थनीज आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं कि सेल्यूकस निकेटर क्यों हमसे युद्ध करना चाहता था? तो मेगास्थनीज बताते हैं, महाराज आपसे वो हाथी यानी हाथी यहाँ से ले जाना चाहते थे। तो इसके बदले में उन्होंने क्या दिया था? 5 हाथी इनको सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य दे देते हैं। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो उसको राजदूत जो भेजते हैं, मेगास्थनीज जो आता है, वो एक पुस्तक की रचना करता है। उसका नाम क्या है? इंडिका है। इस तरह से सेल्यूकस निकेटर को भी आप देख गए। इसके बाद कहते हैं मेगास्थनीज, यही आपका पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी कौन था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया यूनानी, इनका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? इंडिका। कौन है? इंडिका। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है। और जस्टिन के बारे में देख लीजिए, इन्होंने अशोक के किसको? अशोक की सेना को क्या कहा? लुटेरों का फौज कहा। जस्टिन के द्वारा कहा गया एक कथन है, पूछता है कि लुटेरों का फौज किसने कहा? तो जस्टिन ने ही कहा था। हम देखते हैं आगे, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना अभी आपको बताया है कि कौटिल्य ने किया था। इनका नाम कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णु गुप्त है, ये इनके नाम है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने किया। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? कौटिल्य। घनानंद को ही कौन हरा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा था। पहली बार हराने गए थे मगर उनको हरा नहीं पाए। उसके बाद गुप्त रास्ते से जाते हैं जो कि घनानंद को हराते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का है। एक बिंबिसार होता है, एक बिंदुसार होता है। बिंदुसार कहाँ का है? मौर्य वंश का है। और बिंबिसार कहाँ का है? ये हर्यक वंश का क्या है? संस्थापक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या होगा? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? कौटिल्य है। इसके बाद हम आते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या देखते हैं? गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था, यानी इसके स्थापना किसने किया?
तो आपको यहाँ दोनों जो कंफ्यूजन आपको पेपर में होता है उसको इसे बताने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है। एक घटोत्कच हो गया, एक श्रीगुप्त हो गया, एक चंद्रगुप्त प्रथम हो गया है। इन तीनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखिए यहाँ पर घटोत्कच और श्रीगुप्त क्या है, सामंत है। किसके सामंत थे? कुषाणों के ये सामंत थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये किन्हीं एक सामंत नहीं थे, यही वास्तविक संस्थापक हैं। अगर आपके ऑप्शन में अगर चंद्रगुप्त प्रथम नहीं देता है, अगर श्रीगुप्त दे दिया तो आप श्रीगुप्त लगा देंगे। अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त नहीं है तो आप श्रीगुप्त लगाएंगे। अगर चंद्रगुप्त प्रथम आ गया तब आपको श्रीगुप्त नहीं लगाना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपको क्या होगा, श्री चंद्रगुप्त प्रथम होगा। इसके बाद समुद्रगुप्त दिया है, इसके बाद तो है चलेगा है समुद्रगुप्त चलता है, उसके बाद रामगुप्त आता है, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त नाम से 3 है, एक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। इसके बाद देखते हैं कवि कालिदास किसके राज कवि थे। अब इनके किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, या समुद्रगुप्त के समकालीन थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, या हर्षवर्धन के समकालीन थे? आपको बताना होगा। इनके समकालीन तो कोई नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के एक राज कवि थे जिसे जिसे इन्होंने क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। कौन थे? वो हरिसेन थे। तो यानी कालिदास तो इनके नहीं हुए। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पर। इनके 9 क्या रत्न थे संस्कृत के, इनके समकालीन। एक है कालिदास है, एक है अमरदास है, एक है धन्वंतरी। इन तीनों को आपको याद रखना है। अगर तीनों याद नहीं हो रहा है तो आपको पेपर तक एक याद होना चाहिए। कौन? कालिदास। कालिदास किसके समकालीन थे? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बार हम फिर देखते हैं, निम्न में से मौर्य वंश का कौन नहीं है? तो आप बताएंगे अजातशत्रु। फिर आएंगे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? जो कि मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है कौन? इंडिका। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कौटिल्य। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और आपका चाणक्य, उसके बाद कौटिल्य, तीनों नाम से आप जानते हैं। और इनके द्वारा पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अब चलते हैं गुप्त वंश की संस्थापक कौन है। तो देखते हैं घटोत्कच दिया है, श्रीगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम दिया है। आपको हमेशा लगाना है चंद्रगुप्त प्रथम। अगर चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दिया है तभी आपको श्रीगुप्त लगाना है, याद रहे। इसके बाद हम चलते हैं कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के तो नहीं है, समुद्रगुप्त के एक थे हरिसेन, जो कि इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था। ये महासंधि विग्राहक भी थे। कौन? हरिसेन। किसके राज दरबारी कवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के। आपके प्रश्न में पूछा क्या है? कालिदास। तो कालिदास किसके थे? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के, याद रखिएगा। इनके समकालीन और थे धन्वंतरी भी थे। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत से यहाँ आपके प्रश्न अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम आपको पढ़ दे रहे हैं, साफ साफ पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1857 की विद्रोह किसने शुरू किया? यानी सिपाहियों ने शुरू किया कि जमींदारों ने शुरू किया कि किसानों ने शुरू किया कि नन्नादेव जी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 1857 की क्रांति किसने चालू किया था? किसानों, आपके सिपाहियों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद हम ये देखते हैं बहादुर शाह क्या था? बहादुर शाह कौन था? आपका प्रश्न पूछ रहा है। बहादुर शाह था अंतिम लोधी यानी अंतिम शासक लोधी वंश का था, कि अंतिम मौर्य वंश का था, कि अंतिम गुप्त का था, कि अंतिम मुगल का था। आप जैसे आप जानते हैं कि अंतिम अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश का कौन था तो बृहद्रथ था। उसके बाद अगर पूछा जाए अंतिम गुप्त कौन था, अगर आपसे पूछा जाए अंतिम गुप्त कौन था तो आपको बताना होगा विष्णुगुप्त थे। और अंतिम मुगल कौन थे? तो अंतिम बहादुर शाह जफर ही था। कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को बहुत बुढ़ा हो गया था, इसको ही उठाया गया था। कौन मेन मतलब बनाया गया था? मुगल का राजा था दिल्ली का, तो इसको ही मेन चेहरा बनाया गया था बहादुर शाह जफर को। इसका अगर पूछा जाए कि इसका कब्र कहाँ है तो रंगून इसको बंद कर दिया जाता था, जो कि म्यांमार की पहले राजधानी हुआ करती थी। तो इस तरह से देखते हैं बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक। आपका कहाँ से होगा? अंतिम शासक मुगल वंश का। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? बनकर तैयार कब हुआ था? आपका 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये आपका सही होता है। इसके बाद हम देखते हैं इनमें से किस देश का अलिखित संविधान है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का लिखित संविधान है, नल्ला यानी पाकिस्तान जो है उसका लिखित संविधान है, भारत का लिखित संविधान है,
आपका यूके यूनाइटेड किंगडम, आपका उत्तराखंड मत समझिएगा, उत्तराखंड नहीं है, ये ब्रिटेन है। इसका अलिखित संविधान है, यानी लिखित संविधान यहाँ नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। फिर भी आप देखिए इंडेक्स में अगर देखा जाए तो 150वें स्थान पर आता है। कितना? 150वें स्थान पर आता है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है भारत का, और अलिखित संविधान कहाँ है? ब्रिटेन में। ठीक, आपका क्या हो जाएगा? डी। हम देखते हैं इसी प्रकार से निम्न में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा 100%। आप मान लीजिए आपको 100% इन 4 ऑप्शन में से कोई न कोई पेपर में आर्टिकल पूछा जाएगा, चाहे 15 पूछेगा, चाहे 16 पूछ ले, 17 पूछ ले या 14 पूछ ले। और एक रीट होता है आर्टिकल 32, वो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 19 होता है, 19, जो कि संविधान का ऋण माना गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इन 4-5 आर्टिकल को आपको रटना है, यानी याद करके ही जाना है। तो हम देखते हैं 15 में क्या है आपका, लिंग, धर्म, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में भी समानता, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 17 में क्या है, अनुच्छेद यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की जो है उसको अंत किया गया है इसमें। किसमें? आर्टिकल 17 में। इसके बाद क्या है, आर्टिकल 14 दिया है, ये विधि की समक्ष समानता, जो आपका पूछा है, समानता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 14 में है। और संविधान का ऋण किसे कहते हैं? आर्टिकल 19 को। आपको ये याद करना है। एक बार हम पुनः देखते हैं 1857 की विद्रोह किसने शुरू किया? सिपाहियों ने शुरू किया। फिर बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल शासक का अंतिम राजा था। इसका अगर देखा जाए कब इसको कहाँ ले गए थे अंग्रेजों ने? रंगून यानी म्यांमार ले गए थे, जो कि आपका पड़ोसी देश है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। आपका बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। मगर लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। हम देखते हैं निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? अमेरिका का लिखित है। भारत का विश्व का जो कि सबसे बड़ा संविधान है तो लिखित है। और नल्ला अपना बेटा किसका है? वो लिखित संविधान है। और यूके ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। क्या है? यहाँ संसदीय प्रणाली चलती है। इसके बाद यहाँ क्या है? अलिखित संविधान। आपका ये सही हुआ। इसके बाद चलते हैं निम्न में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार है? तो आर्टिकल हमने 15 देखा, क्या है उसमें? लिंग, धर्म, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 का है लोक नियोजन, यानी आपका इसमें लोक नियोजन सरकारी नौकरी में जो आपका भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 17 में क्या है? अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत से अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उसके बाद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसको संविधान का ऋण कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में विधि की समक्ष समानता, जो कि आपका प्रश्न पूछा है, ऑप्शन डी सही है, विधि की समक्ष समानता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत? देख रहे हैं ना किस प्रकार से आपका ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये नहीं कि हम अपने से बना रहे हैं। यही सब प्रश्न आपके पेपर में रिपीट होता रहता है। आपको बहुत डिटेल में यानी बहुत डीप में प्रश्न नहीं पूछता है। आप लोग अक्सर हर प्रश्न आपको ऐसा लगे रहेगा कि आप देखे हैं, आप कंफ्यूजन में गलती कर जाएंगे। वहां पर एक ही प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, आपको बहुत टफ प्रश्न नहीं आता है। वहां पर ये सब प्रश्न आपके आए हुए हैं, आपको इस तरह से प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं और बार बार आते हैं। आपको देखिए यही सब प्रश्न आपके पेपर में आएगा। अगर आया है ये रिपीट, एसएससी की यही खास बात है कि रिपीट प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो प्रश्न है जो कि पेपर में आपके मल्टीपल बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? अभी हमको बता चुके हैं। आर्टिकल किसमें है? 17 में। 14 क्या है? विधि की समक्ष समानता। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। लोक नियोजन में समानता क्या है? ये 16 हो गया आपका। इसके बाद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। आपका इसमें आंसर सही क्या होगा? 17, आर्टिकल 17। इसके बाद कह रहा है भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? आपके भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? क्या रक्षा मंत्री होंगे? नहीं। सेनापति, सेना का जनरल? नहीं। राष्ट्रपति? हाँ, आपका राष्ट्रपति क्या होगा? सेना के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद आप देखिए निम्न में से पाकिस्तान से साझा नहीं करता है।
आपको बताना है कौन सा राज्य पाकिस्तान से साझा नहीं करता है। आप जानते हैं पंजाब तो साझा करता है, इसके बाद राजस्थान साझा करता है, गुजरात भी साझा करता है, आप जानते हैं, जो कि 24 डिग्री अक्षांश कक्ष से आपका बनाता है, अक्षांश जो कि गुजरात के कक्ष से साझा करता है। ये आपका केरल, केरल आपका साझा नहीं करता, आपका आंसर क्या होगा, केरल, केरल आपका साझा नहीं करता। इस तरह से आपके ये सब प्रश्न हो गए। अब कल आपका वीडियो इसी तरह से अपलोड हो जाएगा, जो कि इसमें से 25 प्रश्न होंगे। इसी तरह से आपकी क्लासेस मैथ की आएंगी और हिंदी की आएंगी बहुत ही जल्द, यानी 2 से 3 दिन के अंदर इसका आपका प्रश्न और भी बढ़ाए जाएंगे, जो कि आपके लिए आवश्यकताएं हैं वो पूरी करा दी जाएंगी। लगभग 3 से 4 से 5 से प्रश्न आपको कराना ही कराना है। हाँ, हिंदी का भी, मैथ का भी और जीएस का भी, ये सारे आपके टॉपिक वाइज इस समय आपका चल रहा है क्या, मिक्स चल रहा है। इसके बाद बस 1 से 2 दिन में जैसे ही आपका पूरा मिक्स अगर हो जाएगा, देखते हैं तो मिक्स ही कराएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी आप लोगों के हिसाब से, आप लोग जिस तरह से कमेंट करेंगे उसी तरह से आपका कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज, मगर आपके पास इतना समय नहीं है, अगर इसी तरह से आप लोग देख लेते हैं 3 से 4 से प्रश्न इंपॉर्टेंट जो सवाल आते हैं वो भी आप देख लेते हैं, तो 16 से 17 प्रश्न पूछने की यानी फंसने की पूरी संभावना है। इससे बाहर नहीं आने वाला है। क्या पूछेगा आपका, बहुत डिटेल में थोड़ी नहीं पूछेगा।